बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और आज कल हमारी इनकम टैक्स रिटर्न 2025 पे लेक्चर की सीरीज़ चल रही हैं। जैसे कि मैंने आपको सैलरी की रिटर्न फाइल करते हुए ये बताया था कि बहुत से फॉलोअर्स की तरफ से, व्यूअर्स की तरफ से ये आ रहा था कि हमारा क्योंकि हेड्स डिफरेंट है तो आप काइंडली एक एक हेड पे अलहदा से एक वीडियो बना दें। तो मैंने पहले सैलरीड पर्सन के लिए वीडियो बना दी थी। तो आगे क्योंकि पहले इसको ओपन करने का प्रोसेस तो सारा सेम है, उसमें आप कर लेंगे। तो अब हम आ जाते हैं, पहला एम्प्लॉयमेंट का हेड हो गया हमारा, दूसरा हेड है प्रॉपर्टी का। अब जो प्रॉपर्टी मालकान हैं, जो किराए पे जिन्होंने प्रॉपर्टी दी हुई है, वो किस तरह से रिटर्न फाइल करेंगे उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो उसमें हम आएंगे प्रॉपर्टी में, तो इसमें रिसीट्स और डिडक्शन आती हैं। अब ये क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह से हैं, इसमें हमने करना इस तरह से होता है कि पहले तो सबसे हमें क्या रिसीव्ड हो रहा है। रिसीव्ड हो रहा है जी रेंट रिसीव आर रिसीवेबल, ऐसा रेंट वो हम इधर डालेंगे। फ़र्ज़ किया आपकी एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी पे आपने रेंट रिसीव करते हैं 1 लाख रुपया। लाख रुपया वो मैंने सैलरी पे भी रखा था, इस पे भी रखा है, इसलिए कि वो फिगर सीधी रहे, ठीक है। तो 1 लाख रुपया आप मंथली रेंट रिसीव करते हैं, या अगर रिसीवेबल हो गया, महीना गुजर गया, अभी आपके पास आया नहीं है इनकम, फिर भी हो जाएगी। यानी कि आपने जब रिसीव कर लिया या आपका रिसीवेबल है वो हो जाएगी। तो 1 साल की अगर हम करेंगे तो हमारी 12 लाख रुपया टोटल बनेगी इनकम, ठीक है। अब जब हम 12 लाख अपनी इनकम करेंगे कैलकुलेट, तो इसमें देखें, आप देखेंगे कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हमारे पास आ रही है 9,60,000। ये क्या है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 12 लाख आपकी थी टोटल इनकम, उसमें गवर्नमेंट ने 1/5 का मतलब ये है कि 20% जो है वो आपकी बिल्डिंग की रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए दे दिया है। कि ये जो है ये क्योंकि आपका खर्चा आ जाता है मालिक मकान का, क्योंकि जब किराएदार जहाँ रहते हैं तो वो तोड़ फोड़ भी ज़्यादा करते हैं, तो उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस आपने जो करनी है वो आपको बिल्डिंग की रिपेयर के लिए 1/5 जो है रिडक्शन दे देते हैं। तो अब अगर किराया 12 लाख है तो टैक्स आपको लगेगा 9,60,000 रुपये। एक तो ये चीज़ है, तो वो आपने रिसीव किया या रिसीवेबल है, दोनों आ जाएंगे। दूसरा ये है कि 1/10 ऑफ द अमाउंट नॉट एडजस्टेबल अगेंस्ट द रेंट, ऐसी अमाउंट कि जो आपने एडवांस में ली है, जिस तरह से वो पगड़ी में लेते हैं, या एडवांस ऐसी अमाउंट ले ली जो रेंट में तो एडजस्ट उसने नहीं होना, लेकिन वो आपने ले ली, तो वो भी टैक्सेबल इस तरह से होगी कि उसका 1/10 10वां हिस्सा जो है आप उसको किराएदारी में जमा करवाएंगे, और आपका 1/10 जो है वो जितनी फ़र्ज़ किया आपने, इसमें हम एग्जांपल ये करते हैं कि 2 लाख लिया है, तो 2 लाख का जो 10% है वो बनता है 20,000 रुपया। वो 20,000 हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, इसके बाद फॉर फिटेड डिपॉजिट अंडर द कंट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ प्रॉपर्टी, ऐसा है कि अगर किसी का उसमें ज़ब्त हो गया है बयाना, या उसका ऐसा अलाउंस है जो आपने किसी टैक्स पेयर का अगर कर लिया है, उसने आपको किराए के लिए दिया था लेकिन वो भाग गया, नहीं उसने दिया और आपको वो पैसे दे गया है, किराए पे आके नहीं ले रहा, तो वो भी आपकी अगर कोई ऐसी इनकम है तो वो भी उसमें डालेंगे। सपोज़ हम कहते हैं जी 20,000 वो है, वो भी हमने डाल दी। इसमें आप देखेंगे जो 1/5 है वो सबका बढ़ता जा रहा है, आपको जितनी भी इनकम होगी उसका 1/5 आपको डिडक्शन उसमें मिलेगा। अच्छा, फिर ऐसे बाज़ औक़ात होता है कि हमें एक डिडक्शन ये मिलती है कि आपका किराएदार था, उसने कोई 2 महीने का किराया आपको नहीं दिया था, किराया नहीं दिया तो डिपार्टमेंट आपको डिडक्शन दे देता है कि चलो जी आपको क्योंकि किराया आया ही नहीं है तो उसका आपको बैड डेट्स आपके हो गए थे तो उस पर आप अब कोई टैक्स ना दें। अच्छा, लेकिन वक्त गुजरता गया, 1-2 साल बाद वो बंदे को याद आया यार मेरा सामान पड़ा हुआ था, वो लेने आपसे आया, या किसी वजह से उसने आपको किराया दे दिया, जहाँ आप परसू करते रहे, कोर्ट में गए, कोर्ट में जाके आया, जो किसी भी वजह से आपको वो किराया आ गया। अब जब वो किराया आपको वापस मिल जाएगा तो उसको रिकवरी ऑफ अनपेड इररिकवरेबल रेंट अलाउड एज डिडक्शन, तो हमारी जो डिडक्शन थी अनरिकवरेबल था, फ़र्ज़ करते हैं हम कि वो 50,000 था, वो भी हमें मिल गया, तो वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। जैसे जैसे ऐड होता जाएगा 1/5 आपको उसका मिलता जाएगा।
तो ऐसी कोई अनपेड लाइबिलिटीज़ हैं जो एक्सीड कर गई हैं 3 ईयर से, कि कोई आपकी लाइबिलिटीज़ थी, आपने पे करनी थी लेकिन 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं और आपने वो पे नहीं की, तो उसमें भी आप जो है वो आपका 10,000 हम कहते हैं ये है, तो ये इसमें कैलकुलेट करके तो ये आपका टोटल अमाउंट एक बन जाएगी, जिसके जितनी अमाउंट होगी उसका 80% आपको टैक्सेबल होगा, 20% आपको उसका डिडक्शन मिल जाएगा। अच्छा, ये तो थी आपकी रेंट जिस पे टैक्स लगना था। डिडक्शन में सबसे पहली डिडक्शन आपको 1/5 रिपेयर की मिल गई। दूसरी ये है कि आपने उस मकान की बिल्डिंग की इंश्योरेंस करवाई हुई है और आप उस पर इंश्योरेंस एक्सपेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहे हैं, तो वो जो इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहे हैं वो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। मैं मीन ये है कि अगर, अच्छा अभी डिडक्शन से पहले अगर हम बात करें तो ये हमारा कितना टोटल टैक्स इस पे बनता है हम पहले बात कर लेते हैं, फिर बाकी डिडक्शन भी हम डालेंगे। तो ये जी हमारे कंप्यूट किया तो 10,40,000, क्योंकि हमारा उस पर 80% टैक्स बन रहा था तो उस पर 66,000 हमें टैक्स देना था, 66,000, जब आपने अभी डिडक्शन नहीं क्लेम की। अब आ जाते हैं डिडक्शन पे। डिडक्शन क्या क्या आप क्लेम कर सकते हैं जी? इंश्योरेंस आपने फ़र्ज़ किया उस बिल्डिंग की करवाई हुई है, उस पर इंश्योरेंस आप प्रीमियम देते हैं, तो जितना प्रीमियम देते हैं वो भी आपको इसमें डिडक्शन मिल जाएगी। तो वो कितना होगा? 50,000 है फ़र्ज़ किया। फिर आप प्रॉपर्टी टैक्स उस पर देते हैं। लोकल टैक्सेस हैं, जैसे कि वो प्रॉपर्टी टैक्स लगता है मकानों पे, अगर किराए पे दिया हुआ है तो आपको पता है उसका ज़्यादा हो जाता है। जैसे अगर बैरिया टाउन की बात करें तो आप मालिक मकान है तो 10,000 रुपया आपको किराया देना, और वो आता है प्रॉपर्टी टैक्स अगर रेंट आउट किया हुआ है तो वो 40-45,000 रुपया आता है। तो वो जो लोकल टैक्स आपने पे किया है, अगर 10,000 हम समझते हैं कि किराए का वो है, तो उस पे फिर आप जो ऐसा कर सकते हैं कि वो भी जितना आपने टैक्स दिया है वो भी डिडक्टिबल होगा। जैसे कि हम कहते हैं जी 45,000 था, 10 मरले का मकान था तो 45,000 है, तो वो भी करके आप इसको कैलकुलेट कर लें। अच्छा, फिर ऐसा ग्राउंड रेंट। ग्राउंड रेंट ये होता है कि आपने कोई एक ज़मीन किसी की लीज पे ली और उस पर बिल्डिंग बना दी जिसका आपको प्रॉपर्टी आ रही है। मतलब ऐसी ज़मीन थी, ज़मीन लीज पे आपको सस्ती मिली, आपने 100 साल के ले ली, उसके ऊपर आपने बिल्डिंग बना ली। अब बिल्डिंग बनाई तो आपको जो टोटल रेंट आ रहा है उसका, उसमें अगर आप कोई लीज पे कर रहे हैं ग्राउंड रेंट की जो रीड पे कर रहे हैं वो आपको उसमें उसकी डिडक्शन मिल जाएगी, तो वो भी आपको माफ़ हो जाएगा। हम फ़र्ज़ करते हैं वो थोड़ी सी होती है, अक्सर 10,000 रुपया है, तो वो भी हम उसमें से माइनस कर देते हैं। ठीक है, फिर आ जाएगा प्रॉफिट ऑन कैपिटल बारोड फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। अब आपने जब बिल्डिंग बनाई तो आपके पास पैसे कम हो गए, सपोज पैसे कम हुए तो आपने उधार लिया, किसी से, बैंक से लिया, किसी बंदे से उधार लिया, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया। अब जितनी आपने लोन लिया उस लोन पे जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, प्रॉफिट दे रहे हैं, वो भी आपके रेंटल इनकम में से माइनस हो जाएगा। तो इधर हम प्रॉफिट ऑन कैपिटल बारोड जो आपने किया है, फ़र्ज़ किया उसका टोटल बारो मनी नहीं, किस्त जो सिर्फ उस पर इंटरेस्ट एक्सपेंस बनता है। सपोज आपको इंटरेस्ट एक्सपेंस पड़ रहा है 15,000 रुपया उस अमाउंट पे, तो हम 15,000 रुपया इसमें से वो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा, कम हो जाएगी। इसी तरह शेयर इन रेंटल इनकम पेड बाई हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कारपोरेशन और बैंक, बाज़ औक़ात ऐसे करते हैं कि वो कहते हैं जी मुदारबा पे हम आपसे वो नहीं लेते, हम बिल्डिंग में आपके शेयर डाल देते हैं, जगह आपकी पैसे हमसे लेके बना लें, किराए में आधा हमें देते जाएं आधा आप देते जाएं। लेकिन अब वो ज़ाहिर है कि शेयर अगर वो उनको आधा दे रहे हैं या 20%, जितना भी हाउस बिल्डिंग फाइनेंस या बैंक को आप दे रहे हैं वो आपके रेंटल इनकम में से तो निकल रहा है ना। तो उनका कोई शेयर अगर फ़र्ज़ किया मखसूस हुआ है, उसमें कहा है कि जी, उसने कहा है जी आपने मुझे आपके किराए के हिसाब से 2 लाख अगर बनता है तो आप 2 लाख उनको दे देंगे, ठीक है। लेकिन हम इसको कम ही रखते हैं क्योंकि अभी हमारे वो पेएबल भी तो बनना है ना, तो वो ही ना कम हो जाए। इसी तरह रेंट कलेक्शन एक्सपेंडिचर, आपने एक बंदा रखा हुआ है, ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं तो उसका काम ये है कि वो उसने रेंट ही इकट्ठा करना है, ठीक है। आप जहाँ तो वो आपका पार्ट टाइम है, फ़र्ज़ किया आप कहते हैं यार आपने मेरा रेंट कलेक्ट कर देना है तो मैं आपको महीने का 1,000 रुपया दे दूंगा, उससे लेके आके मुझे दे देना है, एक चीज़। या आप कहते हैं कि मैंने पक्का एम्प्लाई रखा हुआ है जिसका काम ही ये है रेंट कलेक्शन करना, उसकी जो भी सैलरी होगी व्हाट्सोएवर, लेकिन हम कहते हैं कि 1,000 रुपया आप महीने का उसको रेंट कलेक्ट करके लाने का देते हैं, तो आप उसको 12,000 ये कर दें। अच्छा, लीगल सर्विसेज है कि ऐसे है कि वो बाज़ औक़ात किराए जो होते हैं, जो कई किराएदार कपत्ते होते हैं, लड़ पड़े,
रौला पड़ गया, इशू बन गया, तो आपने कोई वकील हायर किया और वकील को कोर्ट में केस करने के लिए, कोई उसको निकालने के लिए या उससे पैसे लेने के लिए कोई वकील को फ़ीस दी, तो वो फ़ीस भी आपकी रीएम्बर्स हो जाएगी, उसमें डिडक्शन में आ जाएगी। फ़र्ज़ किया 25,000 वो है, वो भी हमने कर ली है। अच्छा, ये अब एक अमाउंट इररिकवरेबल, जैसे कि इधर मैंने आपको बताया था कि आपके कोई ऐसी अमाउंट थी कि वो इररिकवरेबल हो गई, तो आपने उसमें से आपको वो टैक्स डिपार्टमेंट कहता है नहीं जी आपसे टैक्स उसका नहीं लेते, लेकिन बाद में जाके जब रिकवरेबल हुई तो आपने उसका देना पड़ेगा। जैसे कि ये 50,000 रुपया था जो हमारा रिकवरेबल हुआ, तो हमने टैक्सेबल में बता दिया, लेकिन इस अगले साल में फिर हमारा ऐसा हुआ कि 40,000 रुपया ऐसे है जिस पे हमें नहीं मिलने, किराया नहीं मिला, तो वो 40,000 रुपया आप इसमें डाल देंगे। इसी तरह पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़ ट्रीटेड एज ए इनकम, जैसे कि हमने इधर पेमेंट ऑफ अनपेड लाइबिलिटीज़ की बात की थी, तो इसी तरह पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़ ट्रीटेड एज ए क्रेडिट, तो वही 10,000 रुपया उसका हम बैलेंस ही कर देते हैं। अच्छा, ये सारे जितने एक्सपेंसेस मैंने आपको गिनवाए हैं कि आप यहाँ से लेके ना, ये टोटल डिडक्शन है, यानी कि 1/5 भी डिडक्शन है, इंश्योरेंस प्रीमियम भी, लोकल भी, ये सारा आपके किराए में से आपको ला कहता है कि आप ये पैसे कम कर सकते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात कई लोगों को नहीं पता होता और वो करते नहीं है कम और पूरे के पूरे पे टैक्स दे देते हैं। ये आपको कानून इजाज़त देता है ये करके। तो फिर इनके अलावा भी कोई चीज़ ऐसी बच गई है, अदर डिडक्शन अगेंस्ट रेंट, कोई रेंट के अगेंस्ट कोई और आपके जेहन में आया यार वो फलां ऐसे हुआ था तो उसका मुझे जो है ना करना पड़ा था, तो वो ऐसे कोई डिडक्शन अगर है तो फ़र्ज़ किया 5,000 हमने वो भी डाल दी। अब जितने आपने इसमें से रिसीट्स लिए और जितने एक्सपेंस किए, ये भी पूरा प्रॉफिट एंड लॉस जैसे बिजनेस का बनता है उसकी तरह का आपका टोटल रिसीट्स और टोटल डिडक्शन करेंगे। जब करेंगे तो हमने कैलकुलेट किया और सिस्टम को कहा जी कंप्यूटेशन करके बताएं कि हमें क्या बना, तो ये टोटल हमारा 7 लाख रुपया जो था वो बाकी बचा टोटल, क्योंकि 12 लाख हम लेते थे और भी कुछ, तो वो सारे करने के बाद 7 लाख रुपया बना जिस पे टैक्स है, तो उस पर 19,000 रुपया टैक्स कैलकुलेट हुआ। तो एक तो ये है कि आप 19,000 की चालान बनाएंगे और उसको पे कर देंगे। दूसरी सिचुएशन एक और भी है कि आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट है जो एडजस्टेबल में टैक्स में जाएं, तो आपका सेक्शन जो इसको डील करता है ना 155 करता है, रेंट ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, कि आपसे किसी ने जब प्रॉपर्टी आपसे रेंट पे ली तो वो आपको टैक्स देता है थ्रू मैंने कि टैक्स विद हेल्ड करके देता है। ये जो सेक्शन 155 है ना प्रॉपर्टी का, फ़र्ज़ किया वो बैंक था, मल्टीनेशनल कंपनी सी, विद होल्डिंग एजेंट था, तो उसने आपसे टैक्स विद हेल्ड करने के बाद आपको वो पैसे दिए, तो आप इधर उस प्रॉपर्टी का एड्रेस लिखेंगे, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है वो लिख के उसके बारे में लिखेंगे, कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, व्हाट्सोएवर, ये करके सबमिट कर देंगे और इधर वो क्लेम कर लेंगे। हम फ़र्ज़ किया ये 19,000 हम कहते हैं जी हमारा विद हेल्ड हो गया था बैंक में, बैंक ने कर लिया, तो जब ये आप विद हेल्ड कर लेंगे तो फिर आप अगर आएंगे इसमें कंप्यूटेशन में तो ये देखेंगे कि ये 19,200 बन रहा था, 19,000 विद होल्ड हो गया, बाकी 200 रुपया आप जमा करवाएंगे और आपकी सारी पेमेंट हो जाएगी। तो ये तो था आपके प्रॉपर्टी की इनकम का, और फिर उस पर जो टैक्स पे किया। अगला प्रोसेस वही है जो सैलरी में मैंने बताया कि आप अपनी नॉर्मल इनकम जो है वो वेल्थ स्टेटमेंट में लेके जाएंगे, इधर आप उसको नॉर्मल इनकम लिखेंगे, टैक्स वे एक्सपेंसेस में उधर लिखेंगे जो टैक्स आपका कटा है, फिर उसके बाद जो आप अपने खर्चे करने के बाद बाकी पैसे बचेंगे वो जहाँ आपका एसेट बन जाएगा या आपकी लाइबिलिटी, या फिर कोई चीज़ खरीद लेंगे आप या खर्चे कर लेंगे। तो इस तरह से ये था जिसमें हमने कोशिश की एक्सप्लेन करने की कि प्रॉपर्टी मालकान जो हैं वो अपने किराए की रिटर्न किस तरह से भरेंगे। तो ये मैंने डिटेल इसमें हर चीज़ समझाई, उम्मीद है आप समझ गए होंगे, और जब आप समझ जाते हैं तो फिर दूसरों को समझाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई दिया जाएगा आपको। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।